बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर यह है कि आज पूरे देश भर में 244 जिलों में सायरन बजा करके मॉक ड्रिल किया जाएगा। बेगूसराय में कल मॉक ड्रिल किया गया है, सायरन बजाया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सायरन क्यों बजाया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले में करीब 26 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब इसको लेकर के भारत सरकार बदला लेने के लिए आतुर है और पाकिस्तान को खुला चैलेंज दे दिया है कि इसका बदला तो ज़रूर लेकर के रहेंगे। और ये बदला कोई छोटी मोटी बदला नहीं है, ये बहुत बड़ा बदला होने वाला है जो पाकिस्तान 7 पुश्तों तक याद रखेगा। जी आपको बता दूं कि आज ये अभ्यास आज 7 मई को देश भर के 244 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों को युद्ध या फिर आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखने के तरीके सिखाए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दूं कि नागरिकों को हवाई हमले या फिर अन्य आपात स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रशिक्षित करना, वहाँ पर सिविल डिफेंस की तैयारियों को बेहतर बनाना, वहाँ पर खतरे को कम करने और समय पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए नागरिकों और फिर प्रशासन को तैयार करना। आपको बता दूं कि आज मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन बजाए जाएंगे और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए निर्देश दिया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर ये सायरन बजने पर क्या करें। तो तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं। जब 5 से 10 मिनट में सुरक्षित स्थान तक पहुंचे, सायरन बजने के दौरान पैनिक बिल्कुल भी ना है, सिर्फ खुले इलाकों से हट जाएं। वहाँ पर घरों और फिर सुरक्षित इमारतों के अंदर चले जाएं। या टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें। वहाँ पर अफवाहों से बचें क्योंकि प्रशासन के निर्देशों का आप पालन करें। दोस्तों मोतिहारी में असदुद्दीन ओवैसी ने एक हिंदू नेता को टिकट दिया है। आपको बता दूं कि AIMIM अक्सर मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन अब AIMIM सभी वर्गों में अपना पैठ बनाने के लिए जुट गई है, जब सभी वर्गों के लोगों को टिकट दे रही है। यहाँ तक कि बीजेपी भी इतने मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही है जितने AIMIM हिंदू लोगों को टिकट दे रही है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए एक हिंदू नेता को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। इस ऐलान के साथ उन्होंने बिहार की राजनीतिक स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली सरकारों पर गरीबी और विकास के अभाव का आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जनता से अपील की है कि पिछले 20 से 15 वर्षों के शासन के निराशाजनक परिणामों को देखते हुए एक बदलाव के लिए वोट करें। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को समर्थन देने का आह्वान करते हुए कहा कि ये बिहार के गरीबों और वंचितों के लिए एक नया अवसर होगा। दोस्तों कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा राफेल को लेकर के की गई टिप्पणी के बाद वह पाकिस्तानी मीडिया के स्टार बन गए हैं। इसको लेकर के जहां एक तरफ सत्ता पक्ष भड़की हुई है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इसको लेकर के अजय राय का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि अजय राय ने सही कहा है, राफेल में कितना बड़ा घोटाला हुआ है इसकी जांच हुई है। पुलवामा का RDS कहां से आया, आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया। जब पहलगाम में AK-47 कहां से आया, कोई नहीं बताया। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आज अगर इंदिरा गांधी जी होते तो फिर चाइना भी आ जाता। क्या कारण है कि श्रीलंका का चीफ कहता है कि POK की ओर बम चलाया तो हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को नेस्त नाबूद कर देंगे। श्रीलंका भी अब हमको आंख दिखाएगा। उन्होंने कहा है कि क्या कारण है कि ऐसी टिप्पणी पड़ोसी देशों से हो रही है। जब हमारी एजेंसियां मर गई कहाँ है, या अजित डोभाल कहाँ है। इजराइल को जवाब देने की ताकत है लेकिन भारत को जवाब देने की ताकत क्यों नहीं है। दोस्तों बिहार का एक ऐसा गांव है जहां पर साल में एक दिन पूरा का पूरा गांव वनवास करती है। जब 100 साल की ये परंपरा आज तक चली आ रही है। जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर यहाँ की इस गांव के लोग एक दिन के लिए वनवास क्यों करती है। यानी कि एक दिन के लिए वो पूरे के पूरे गांव खाली कर देते हैं, एक भी लोग नहीं रहते हैं, सब जंगल में चले जाते हैं। यह मामला सच है। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा स्थित थारू बहुल नौरंगिया गाँव में आज भी वर्षों पुरानी परंपरा को निभाया जा रहा है।
जहां हर साल पूरे गांव के लोग एक दिन वनवास पर जाते हैं। आपको यह जानकर के हैरानी होगी, लेकिन ये सत्य है। यह 100 साल से अधिक पुरानी परंपरा को इस गांव के लोग आज भी मना रहे हैं। जहां सीता नवमी के दिन गांव के सभी लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग एक दिन के लिए अपना घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो दरअसल ये एक मान्यता के अनुरूप किया जाता है, जिसे गांव के लोग 100 साल से अधिक समय से मनाते आ रहे हैं। जिस दिन ये परंपरा मनाई जाती है, उस दिन पूरा गांव वीरान हो जाता है, पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है, एक भी व्यक्ति नहीं रहते हैं। और इसे वनवास कहा जाता है। मान्यता है कि करीब 100 साल पहले गांव के लोग महामारी और अन्य आपदाओं का सामना कर रहे थे। महामारी, आगजनी और फिर अन्य समस्याओं से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे थे, लेकिन किसी तरह की कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही थी। उसी दौरान एक बाबा परमहंस दास ने कहा कि उन्हें एक स्वप्न आया, यानी कि सपना आया, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण एक दिन के लिए पूरे के पूरे गांव छोड़ करके जंगल में चले जाए तो उन्हें तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। गांव वालों ने बाबा के बताए गए अनुसार गांव को एक दिन के लिए छोड़ करके जंगल में चले गए, और तभी से ये परंपरा शुरू हुई है, जो आज तक निभाई जा रही है। दोस्तों, बिहार में विधायकों को जल्द ही सरकारी बंगले मिलेंगे। जी हां, आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना में विधायक एवं विधान पार्षद आवास परिसर में विधायकों के लिए लगभग 44 एकड़ भूखंड में 246 बंगलों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से पहले फेज में 65 बंगलों एवं द्वितीय फेज में 23 बंगलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। तीसरे फेज में 158 बंगलों का फिनिशिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं पर भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि के द्वारा बताया गया है कि 158 बंगलों में विभिन्न स्तरों पर फिनिशिंग और फिर साफ सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। जून महीने तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। यह कार्य में तेजी लाने के लिए लगातार स्थल निरीक्षण एवं समीक्षा की जा रही है। वहीं पर उन्होंने कहा कि आवासन परिसर को जीरो डिस्चार्ज की अवधारणा को ध्यान में रख करके कार्य किया जा रहा है। या सीवरेज डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट के बाद बागवानी के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए की 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार जहां विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है, वहीं पर आम बिहारियों में समृद्धि आई है और फिर उन्हें देश के अन्य राज्यों में सम्मान मिलना शुरू हुआ है। 2005 के पहले बिहारियों को देश के दूसरे प्रदेशों में अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। अपराध, अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, ट्रेन और फिर रोड डकैतियों तथा नरसंहारों के अंतहीन सिलसिलों की वजह से पूरे देश में बिहार की छवि काफी खराब थी। वहीं पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि ये वह दौर था जब लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे। स्कूल गए बच्चों की सकुशल वापसी के लिए माएँ दुआएं और फिर मन्नतियाँ मांगती थी। यह शाम होने के पहले लोग सुरक्षित अपने घर लौट आते थे। देर रात पटना जंक्शन पर उतरने वाले यात्री सुबह होने तक स्टेशन पर ही रुकते थे। उन्होंने कहा कि 2005 में बिहार में जब बदलाव हुआ तो एनडीए की सरकार बनी तो फिर कानून का राज स्थापित किया गया। स्पीड ट्रायल के जरिए अगले 3 साल में 76,000 से अधिक ज़्यादा मामले में सजा सुनाई गई। अपराधियों पर नकेल कसा गया। फिरौतियों के लिए राजनीतिक संरक्षणों में चलने वाले अपहरण उद्योग पर अंकुश लगा। दोस्तों, बिहार में एक अजीब तरीके का मामला सामने आया है। बिहार में शादी से पहले दुल्हन भांजे के साथ भाग गई है। मामला नालंदा की अजीबोगरीब प्रेम कहानी की है। दरअसल बात यह है कि बिहार के नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ पर एक 19 वर्षीय लड़की की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। बारात आने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर दुल्हन घर से गायब हो गई। हैरानी की बात तो ये रही है कि लड़की अपने ही चचेरे भांजे के साथ फरार हो गई, जैसे पूरे गाँव में हरकत मच गया। इस घटना से घर में कोहराम मचा हुआ है। ये मामला बिंद थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर 11 मई को शादी तय थी। वहीं पर लड़की के माता पिता दूसरे राज्य में रहते हैं और फिर बेटी की शादी के लिए गांव आए थे। यह घर में शादी की रस्में चल रही थी। मेहमानों की चहल पहल और फिर शहनाइयों की गूंज से माहौल पूरी तरीके से खुशनुमा था। लेकिन शादी से एक रात पहले लड़की अचानक लापता हो गई। जब परिजनों ने इसकी तलाश शुरू की तो फिर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वह अपने ही चचेरे भांजे के साथ फरार हो गई है। जब बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और घर वालों को इस रिश्ते की भनक पहले ही लग चुकी थी। ऐसे में परिजनों ने जल्दबाजी में लड़की की शादी कहीं और तय कर दी, मगर प्रेमी जोड़े ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर शादी से ठीक पहले घर से भाग निकले। इस घटना से शादी वाले घर शोक और शर्मिंदगी में बदल गया है। वहीं पर बिंद थाना प्रभारी चंदन कुमार सिंह ने बताया है कि इस मामले में अभी तक कोई भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगर शिकायत मिलती है तो फिर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
दोस्तों, नीतीश सरकार की योजनाओं ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी है। जी आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष बिहार के विकास एवं बदलाव के रहे हैं। जब बिहार ने सभी क्षेत्र में विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं, जहां स्वास्थ्य उनमें से एक है। वहीं पर 2005 से पहले बिहार की सरकारी अस्पतालों की हालात खस्ता थी, जहाँ समय पर इलाज नहीं होने के कारण सरकारी अस्पतालों से लोगों का भरोसा उठ गया था। अस्पतालों के बेड पर मरीज की जगह कुत्ते सोते हुए दिखते थे। साल 2005 के नवंबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के साथ ही स्वास्थ्य सेक्टर को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। इसके बाद अन्य सेक्टरों की तरह स्वास्थ्य सेक्टर में भी तेजी से सुधार होना शुरू हुआ। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवंबर 2005 में नई सरकार के गठन होने के पहले साल 2004-05 में स्वास्थ्य विभाग का कुल बजट मात्र 705 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर के 20,035 करोड़ रुपए हो गया है। जब पहले सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की हालात खस्ताहाल थी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। वहीं पर एक्सरे, पैथोलॉजी आदि जांच की सुविधाएं नहीं के बराबर थी। साल 2005 तक राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की संख्या 6 थी। वो भी 1990 के पूर्व ही बने थे और जर्जर हालात में थे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर मंगलवार को जमकर के बवाल हुआ। पहले बीपीएससी अभ्यर्थी सीएम आवास के बाहर पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के बाहर जमकर के प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ा। वहीं पर इसके बाद ही सीएम आवास के बाहर बौद्ध अनुयायियों का जत्था पहुंच गया। ये सभी गया के महाबोधि मंदिर से पहुंचे थे, जहां अपनी मांग को लेकर के सभी प्रदर्शनकारी सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर बैठे हैं। दरअसल बात यह है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर के आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। जब बताया जा रहा है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर में एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में दूसरे धर्म के भी लोग शामिल है। ऐसे में बौद्ध धर्म के लोगों की मांग है कि उनकी कमेटी में दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं होंगे। जब प्रदर्शन कर रहे भक्तों का कहना है कि 1949 में जो नियम बना उसको निरस्त किया जाए और जिस धर्म का मंदिर है उन्हीं लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाए। जब बौद्ध अनुयायियों का कहना है कि सीएम नीतीश इस मामले में तत्काल निर्णय ले। जब प्रदर्शन कर रहे लोग अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते रहे, जहाँ वहीं पर सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, हम उनकी स्थिति से दुखी हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम को हाईजैक कर लिया गया है और नीतीश कुमार की स्थिति से राजद आहत है। जब तेजस्वी यादव ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस स्थिति से गुजर रही है उससे हम दुखी हैं। हम बार बार मुख्यमंत्री से कहते हैं कि वे अब थक चुके हैं। मुख्यमंत्री ये साबित कर रहे हैं कि बिहार को कोई और चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। इससे पहले 16 अप्रैल को भारत के चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसमें 200 से अधिक बूथ स्तरीय एजेंटों ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार चुनावी आयोग ने इस साल के अंत में होने वाले सुचारू, स्वतंत्र और फिर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। दोस्तों, देश में पहली बार जाति के आधार पर जनगणना होने जा रही है। मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते आगामी जनगणना के साथ जातियों की भी गिनती करने का फैसला किया है। जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय के लिए दरवाजा खोलने का पहला कदम बताया जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के घटक दलों ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण वाली रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई है। वहीं पर मोदी सरकार जातिगत जनगणना के जरिए सिर्फ जातियों का आंकड़ा ही नहीं जुटाएगी, बल्कि ये भी पता लगाएगी कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और फिर शैक्षणिक स्थिति क्या है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के समीक्षा की रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पहले ही राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है, जिसे लागू करने की मांग उठने लगी है। इस तरह जातिगत जनगणना के साथ अगर सरकार रोहिणी कमीशन को अमली जमा पहनाने का काम किया जाता है तो फिर ओबीसी की दो बड़ी जातियां यादव और कुर्मी समुदाय के लिए सियासी टेंशन बढ़ा सकती है।
दोस्तों बिहार में जमीन मामले पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये बिहार में डीसीएलआर महीनों तक फैसले को दबा करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। दरअसल बिहार में भूमि विवाद के निपटारे के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त यानी कि डीसीएलआर की तैनाती की गई है भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए। लेकिन अब डीसीएलआर के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुमंडल स्तर पर तैनात ये अधिकारी मुकदमों की सुनवाई पूरी करने के बाद भी महीनों तक फैसले को रिजर्व यानी कि सुरक्षित रख रहे हैं, जिससे आम लोगों को फैसले की जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति न सिर्फ न्याय में देरी का कारण बन रही है बल्कि सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही है। वहीं पर बिहार के पटना, छपरा, सारण, रोहतास, गया और फिर दरभंगा जैसे अधिकांश जिलों में ये आम शिकायत बन चुकी है कि डीसीएलआर द्वारा वर्षों तक मामले की सुनवाई की जाती है और फिर जब सुनवाई पूरी हो जाती है तब भी फैसले को महीनों तक सुरक्षित रखा जाता है। नियमानुसार फैसले को अधिकतम 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन ये सीमा नियमित तौर पर रहती है। दोस्तों बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है, जहां पर बिहार के लोगों को एक और अमृत भारत ट्रेन का सौगात मिलने जा रही है। पहले से बिहार में 2 अमृत भारत ट्रेनें चल रही है, अब तीसरी भी शुरू होने जा रही है। इसके लिए रूट भी तय हो गया है। इस ट्रेन का संचालन भी बिहार के सहरसा जिले से ही होगा। इस ट्रेन का रूट सहरसा से फिरोजपुर होगा, यानी कि ये सहरसा से फिरोजपुर वाले रूट पर चलेगी। इसके लिए रैक भी बिहार पहुंच गया है। जब बिहार की तीसरी अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। हालांकि ये ट्रेन कब से चलेगी इसकी जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही ट्रेन के संचालन की तारीख और फिर इसका फाइनल रूट क्या होगा सभी जानकारी जारी कर दी गई है। इस ट्रेन के रैक को फिलहाल सुपौल की रायगढ़ में रखा गया है। रेल प्रशासन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। दोस्तों बिहार के वैशाली जिला से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर एक आरोपी पुलिस हिरासत से भाग गया और पुलिस उस पर नजर रख रही है। जी हाँ, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुलिस की लापरवाही और फिर आरोपियों को भागते हुए साफ देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस ने आधे घंटे बाद उसे फिर पकड़ लिया। मुख्य अभियंता की हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां से वे फरार हो गया था। वहीं पर चीफ इंजीनियर कांड के आरोपी सन्नी मिश्रा के वैशाली के महनार थाने की हाजत से भागने का मामला सामने आया है, जहाँ कुछ दिन पहले ही इंजीनियर कांड में आरोपी युवक जेल से रिहा हुआ था। हालांकि पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया है और फिर मेडिकल जांच के लिए उसे महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। इस दौरान वे पुलिस वाहन से कूद करके भाग गया और फिर पुलिस को उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 55 साल तक देश कांग्रेस ने लूटा है, इसी तरह राजद ने 20 वर्षों तक बिहार को लूटा। नीतीश कुमार के शासन में बिहार तेजी से आगे बढ़ा है। यह आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में महागठबंधन की लगातार हो रही बैठक को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राजद में 5.5 मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। पहले वे आपस में तय कर लें कि उनका कौन नेतृत्व करेगा। एनडीए के एक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिस चुनाव में वही एनडीए का नेतृत्व करेंगे, ये कहना है सम्राट चौधरी का। वहीं पर तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में जातीय सर्वे का श्रेय लेने और फिर केंद्र सरकार द्वारा सरकार पर दबाव बनाने की बात पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2019 और 2020 में विधान परिषद और विधानसभा दोनों में ये प्रस्ताव लाया गया है कि बिहार में जातीय सर्वे होगा। उस समय एनडीए की सरकार थी। दोस्तों बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने एकजुटता के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि हम पूरी तरीके से खुश हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 20 मई को कर्मचारियों की हड़ताल का हम पूर्ण समर्थन करेंगे, जहां तथा भारत अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन के लोग जिले भर के कर्मचारियों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन में कांग्रेस, वामपंथी और विकासशील इंसान पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दल शामिल है। वहीं पर कांग्रेस महागठबंधन की बैठक में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। जब बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अखिल भारतीय गठबंधन हर सीट पर चुनाव लड़ रहा है। जब चुनाव चिन्ह भले ही अलग अलग हो, लेकिन अंत में पूरा गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन के सभी दल एकजुट हो गए हैं। जब इस बैठक का उद्देश्य बेहतर समन्वय और संचार पर काम करना था।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में राजनीति, विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जातीय जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर खुल करके बात की है। उन्होंने इस दौरान अपने पिता के शासन मॉडल की न सिर्फ प्रशंसा की है बल्कि आंकड़ों के आधार पर यह भी बता दिया है कि राज्य में किस तरह जमीनी स्तर पर ठोस काम हुए हैं। जब पिता के काम की सराहना करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि पिताजी ने अच्छा काम किया है, विकास किया है, जनता का भला किया है और फिर जितना हो सकता था सब किया है। जातीय जनगणना पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य शेयर करते हुए कहा कि साल 1994 में नीतीश कुमार ने संसद में इस विषय को पहली बार उठाया था। इसके बाद कई बार इस मुद्दे को दोहराया। जब केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है तो फिर उन्होंने इसे अच्छा फैसला बताया है। निशांत कुमार ने कहा कि 2020 में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 24 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं। चुनाव से पहले और फिर 14 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। इस तरह यह आंकड़ा 50 लाख तक पहुंच सकता है। सरकारी नौकरी की बात करें तो फिर 2005 से 2020 के बीच 8 लाख नौकरियां दी गई। 2020 के चुनावी वादे के अनुसार 10 लाख नई सरकारी नौकरियों में से अब तक 9,35,000 नौकरियां दी जा चुकी है। संभावना है कि यह आंकड़ा चुनाव से पहले 12 लाख तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश हुआ है। साल 2024-25 के बजट में 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं, जो कुल बजट का लगभग 20% है। जब राज्य में लॉ यूनिवर्सिटी, IIT और फिर IIM जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी इसी प्रयास का हिस्सा है। जब स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार हुए हैं। दोस्तों, बिहार में अब सड़क खुदाई के नाम पर अब सरकारी विभागों की मनमानी नहीं चलेगी। जहाँ आपको बता दें कि वहीं पर दूरसंचार नेटवर्क और फिर भूमिगत केबल सिस्टम को लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सरकारी विभाग या फिर एजेंसी ने अगर खुदाई से पहले डिजिटल सूचना नहीं दी तो फिर उस पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उसे नुकसान का पूरा मुआवजा भरना पड़ेगा। वहीं पर दूरसंचार मंत्रालय ने CDUD ऐप की मदद से एक डिजिटल व्यवस्था खड़ी की है, जिसे खुदाई करने से पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इस ऐप पर खुदाई की जगह तारीख, समय, सड़क की लंबाई और गहराई जैसे सभी जानकारियां दर्ज होती है। इससे संबंधित विभागों को अलर्ट मिल जाता है और फिर ये बता सकते हैं कि वहाँ पर केबल या फिर पाइपलाइन मौजूद है या नहीं। दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार लाखों नौकरियां देने का दावा कर रही है। सरकार रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाने की तैयारी में है, लेकिन BPSC ट्राई 3 के अभ्यर्थी नाराज है। ट्राई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करके ट्राई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बल प्रयोग करके मौके से हटा दिया। हालांकि प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे। वहीं पर प्रतिबंधित क्षेत्र होने की वजह से अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने से रोका गया था। हालांकि इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। उन्होंने गर्दनीबाग पहुंच करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथ में बैनर, पोस्टर लेकर के पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जम करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज अभ्यर्थियों ने विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की भी चेतावनी दी है। दोस्तों, बिहार के 3 करोड़ प्रवासी वोटरों पर बीजेपी की नजर है। आपको बता दूं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की सरगर्मी तेज है। सत्ता पक्ष समेत विपक्षी गठबंधन भी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है। चुनाव को लेकर की बीजेपी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। करीब 3 करोड़ बिहार के प्रवासी वोटरों पर NDA की नजर है। इसी को लेकर के मंगलवार को पटना बीजेपी दफ्तर में बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और फिर दुष्यंत गौतम, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। प्रवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। देश भर में करीब 3 करोड़ बिहार के प्रवासी वोटर हैं, जब उनसे संपर्क साधा जाएगा। बिहार आने, मतदान करने की अपील की जाएगी। करीब 150 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। दोस्तों, सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकांश विभागों में लूट मची हुई है। अधिकारी जनता के पैसे को लूट करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ की अवैध कमाई विदेशों में भेज रहे हैं, तो फिर छोटे अधिकारी कर्मी अवैध कमाई को बिहार के बाहर लगा रहे हैं। जब भ्रष्टाचार के मामले में शिक्षा विभाग भी दूसरे विभाग से कम नहीं है। एजेंसी ने एक भ्रष्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी, तो फिर करोड़ों रुपए नगद मिले थे। ये तो अधिकारी की बात हुई। कर्मचारी भी एक शिक्षक से काम के बदले बड़ी रकम ले रहे हैं। जन निगरानी ब्यूरो ने 5 मई
को अरवल जिला शिक्षा पदाधिकारी के 2 कर्मियों को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सोचिए, जब अदना सा कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर इतनी बड़ी रकम ले रहे हैं तो फिर साहब कितना वसूलते होंगे, ये आप सोचने वाली बात है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अरवल जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित प्रधान लिपिक और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, बिहार की सियासत में अब हर कदम गिन चुन करके रखा जा रहा है, खास करके जब बात विधानसभा चुनाव की हो। वहीं पर कांग्रेस ने अब कुर्मी वोट बैंक को साधने की ठान ली है, जो बिहार में करीब 4% वोटरों का मालिक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 मई को पटना पहुंच रहे हैं, जब उनका मकसद साफ है कि कुर्मी समाज के बीच अपनी पार्टी की बैठ मजबूत करना है। भूपेश बघेल पटना में कुर्मी समाज के लोगों से बड़ी बैठक करेंगे और फिर राहुल गांधी के विचारों को उनके सामने रखेंगे। ये कदम बिहार की सियासत में नया रंग भर सकता है, क्योंकि कुर्मी वोटरों पर नीतीश कुमार का दबदबा रहा है। वहीं पर भूपेश बघेल का पटना दौरा सिर्फ कुर्मी समाज तक सीमित नहीं है। जी हाँ, वह पटेल छात्रावास में युवा छात्रों से भी मिलेंगे और फिर उनकी बात सुनेंगे। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा से लगे बिहार के सुपौल जिले के राजपुरा इलाके से लाखों रुपए के भारतीय मुद्रा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 45वीं वाहिनी कमांडेंट गौरव सिंह ने शुक्रवार को यहां बताया है कि सीमा चौकी राजपुरा के जिम्मेदारी क्षेत्र में सीमा स्तंभ 226/13 के पास विशिष्ट नाका ड्यूटी के दौरान जवानों ने देखा है कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अनाधिकृत मार्ग से नेपाल से भारत प्रभाग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान जवानों ने फुर्ती के साथ उन्हें धर दबोचा एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी तलाशी ली गई। इसी क्रम में उनके पास से 500 रुपये के मूल्यवर्धन में कुल लाख रुपए बरामद हुए। दोस्तों, पूरे देश में आज 7 मई को सायरन बजाने का ऐलान किया गया है। इस पर लालू प्रसाद यादव की लाडली रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंकापति लिखते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि शोले की वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं हम अपने डंकापति। ड्रामे करवाने से ज़्यादा की उम्मीद डंकापति जी से मत रखिए। उनके इस पोस्ट के बाद बिहार में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सवाल कर दिया है कि आखिर कौन है रोहिणी आचार्य, जब भारत की है कि विदेश की रहने वाली है। इसके साथ ही पूरे लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि शर्म की बात है। दिलीप कुमार जायसवाल ने पत्रकारों से पूछते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य किस देश की है, लालू की बेटी होने से क्या होता है। वहाँ पर दिलीप कुमार जायसवाल ने पूछा है कि हमारी बेटी कौन है, यहाँ कोई नाम जानता है तो फिर लालू की बेटी का नाम लोग क्यों जानता है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि मेरी बेटी का नाम भी मीडिया जानता तो मुझे खुशी होती। इसका मतलब है कि लोग बेटा बेटी का नाम बनाने के लिए राजनीति करते हैं, यही तो शर्म की बात है। नेतागिरी में जिसका बेटा और बेटी का नाम बिहार जान रहा है तो फिर समझ सकते हैं कि उस राजनीति में समाजवाद नहीं बल्कि परिवारवाद है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र में पत्नी को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दहेज में 1 लाख रुपए नहीं देने पर पति ने अपनी पत्नी का भरण पोषण बंद करके 3 तलाक दे दिया। इसको लेकर के पत्नी ने 2 ग्राम पंचायत के चक मिल्की निवासी पति इफ्तिखार समेत उसके बड़े भाई अकबर शाह, अनवर शाह, सास और फिर दोनों जेठानियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पर 17 मई 2023 को उसकी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। इस दौरान उसके पिता ने उपहार स्वरूप 1.5 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण और फिर फर्नीचर दिए थे। यह शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज को लेकर के मानसिक और फिर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। गर्भवती होने के बाद अक्सर मारपीट और फिर 3 तलाक देने की धमकी देने लगे। दोस्तों, किशनगंज के पूर्व एसपी रह चुके डॉक्टर इनामुल हक मैगनो के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। किशनगंज सीजेएम कोर्ट के वारंट के बाद हरकत मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के अरवल जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मैगनो के खिलाफ किशनगंज की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश केस नंबर C-113/2023 की सुनवाई के बाद किया गया, जिसमें किशनगंज में उनके कार्यकाल के दौरान अधिवक्ता के साथ यानी कि वकील के साथ बदतमीजी, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए गए। जब कोर्ट ने अरवल के वर्तमान एसपी और किशनगंज के सदर थानाध्यक्ष को वारंट का तामीला सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिसने पूरे मामले को और भी चर्चा में ला दिया है। जब किशनगंज व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता छविलाल सिंह ने 10 फरवरी 2023 को तत्कालीन किशनगंज एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैगनो के खिलाफ
सीजीएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार 8 फरवरी 2023 को डॉक्टर इनामुल हक मैग्नो ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और वहां उनके साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा और अपमानजनक व्यवहार किया। इस घटना से आहत होकर के अधिवक्ता वकील छविलाल सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिकायत में ये भी जिक्र किया गया है कि डॉक्टर इनामुल हक मैग्नो का ये व्यवहार कोई नया नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव, प्रियंका कुमारी और फिर अन्य के साथ ऐसा ही बदतमीजी की थी। 9 फरवरी 2023 को किशनगंज के अधिवक्ताओं ने एक आम सभा बुलाई जिसमें डॉक्टर इनामुल हक मैग्नो के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। इस सभा में उनके द्वारा बार बार अधिवक्ताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार की निंदा की गई। कई अधिवक्ताओं यानी कि कई वकीलों ने खुल करके बताया है कि डॉक्टर इनामुल हक मैग्नो का रवैया हमेशा से ही आक्रामक और अपमानजनक कर रहा है। इन सभी शिकायतों और फिर सबूतों की गहन जांच के बाद सीजीएम कोर्ट ने डॉक्टर इनामुल हक मैग्नो के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का फैसला किया है। किशनगंज के वर्तमान एसपी सागर कुमार ने पुष्टि की है कि सीजीएम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सदर थानाध्यक्ष को जमानती वारंट का तामीला कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर अरवल में तैनात डॉक्टर इनामुल हक मैग्नो ने इस मामले पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि मुझे इस घटना या फिर वारंट के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। मुझे अभी तक वारंट जारी होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उनके इस बयान ने मामले को और रहस्यमय बना दिया है, क्योंकि कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। ये मामला न केवल किशनगंज और अरवल की कानूनी बिरादरी में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि पूरे बिहार में पुलिस अधिकारियों के व्यवहार और फिर उनके दायित्व पर सवाल उठ रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर अधिवक्ताओं के साथ अभद्र के आरोप और फिर कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ वारंट जारी होने पर एक गंभीर मुद्दा है। इससे पुलिस न्यायपालिका संबंध में असर पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा के मंत्रियों को नया टास्क दिया है। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के अपने मंत्रियों और फिर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उनसे राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार के मंत्री और फिर एनडीए के घटक दलों के नेता कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विकसित बिहार के बारे में जनता को जानकारी दें। चुनावी वर्ष में लोगों को बताएं कि एनडीए की सरकार राज्य के विकास के लिए समर्पित रही है और आने वाले दिनों में भी ये सरकार जरूरी है। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता को 2005 के पहले और फिर बाद में बिहार के बारे में तथ्यों के आधार पर जानकारी दें। उन्होंने हाल ही में विकास से जुड़ी एक पुस्तिका का विमोचन किया था। पुस्तिका का नाम बिहार का नवनिर्माण 20 साल बिहार के बदले बिहार के हैं। वहीं पर एनडीए सरकार के पहले और फिर बाद की स्थितियों का विवरण आंकड़ों के साथ दिया गया है। दोस्तों, बिहार में बम्पर भर्ती निकलने वाली है। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों के लिए आवेदन शुरू हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार में नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। बिहार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.jv.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इन पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 26 मई 2025 है। इच्छुक कैंडिडेट्स इस तिथि का तक या फिर उससे पहले ही आवेदन कर दें। ध्यान रहे कि उम्मीदवार 26 मई शाम 6 बजे तक ही आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसके लिए आवेदन करने की क्या एलिजिबिलिटी है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि एज लिमिट, इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मिनिमम यानी कम से कम उम्र 21 साल होना चाहिए और आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 को आधार बना करके की जाएगी। वहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने बीपीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि CCH या फिर जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स किया होना चाहिए, अथवा उम्मीदवारों ने बीपीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ की में सर्टिफिकेट प्राप्त किए हों। दोस्तों, बिहार के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव किडनैपर पार्टी में रखता है। यह किडनैपिंग का अभियुक्त है और फिर पार्टी का मुकुट है। यह फिरौती के लिए किडनैपिंग होता है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इतने भर पर भी नहीं रुके। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू यादव कहां गायब हो गए हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसने किडनैप कर रखा है। राजनीतिक रूप से
कहाँ नज़र बंद हो गए हैं। लालू यादव अपने बेटा को नेता बनाने के लिए एडमिट हो गए हैं, जहाँ गठबंधन के लोग कहते हैं कि चार्ज शीटेड है, आरोपी है, इसको कौन नेता बनाएगा।